हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला नंबर लेक्चर। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में जो है हम क्वेश्चन नंबर 25 तक जो है सॉल्व कर चुके थे। तो आज जो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 से। तो 26 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। ठीक है, तो ये हमसे कह रहा है कि के का हमको कौन सा मान प्राप्त हुआ, के का हमको मान ज्ञात करना है जिस पर दिया गया फलन हमारा जो है सतत हो। ठीक है, तो हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये दिया गया हमारा फलन जो है उस बिंदु पर सतत है। अगर उस बिंदु पर सतत है तो उसकी फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट का मान, इन तीनों के मान क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इन तीनों के मान जब हम ज्ञात कर लेंगे तो एक दूसरे के बराबर रखकर जो है हम समीकरण बना के इनके के मान जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे दिया गया यहाँ पर। एफ एक्स इक्वल टू हमें फंक्शन दे दिया के कॉस एक्स अपान में पाई माइनस 2x यदि एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। 3 यदि एक्स इक्वल टू यहाँ दे दिया गया है पाई बाई 2 दे दिया गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमें चेक करना है पाई बाई 2 पर, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर क्या हो जाएगा। दिया है हमें, मान लेते हैं दिया है कि x इक्वल टू पाई बाई 2 पर फलन सतत है। ठीक है, संतत है। तो अगर सतत है इसकी फंक्शनल वैल्यू f पाई बाई 2 इक्वल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के, इक्वल टू होगा राइट हैंड लिमिट। इन तीनों के मान क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। अब फलन का मान क्या हो जाए, देखिए x बराबर जब हम पाई बाई 2 रखेंगे तो f यहाँ पर, तो f पाई बाई 2 का मान कितना हमें प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो f पाई बाई 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका फलन का मान x बराबर पाई बाई 2 रखने पर। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कैसे हम ज्ञात करें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, देखिए इसमें कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब इसमें हम x बराबर पाई बाई 2 नहीं रख सकते। अगर x बराबर पाई बाई 2 नहीं रख सकते तो अगर पाई बाई 2 से हम क्या कर ले, कोई जो है कुछ मान कम ले ले। तो अगर हम कम ले रहे हैं, घटा रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा। अगर इसमें कुछ प्लस कर देते हैं पाई बाई 2 में तो वो किसके लिए हो जाएगा, हमारा राइट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा एफ एक्स इक्वल टू दे दिया गया था कि कॉस, उसके बाद x अपान में पाई माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 2x हो जाएगा। x इक्वल टू पाई बाई 2 पर हमको यहाँ पर चेक करना था। तो इसमें क्या करेंगे, कोई नगण्य मान को यहाँ पर घटा देंगे, जो क्या होगा हमारा h इक्वल टू होगा 0। अब यहाँ पर रख देते तो f x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस के h इक्वल टू यहाँ पर भी हो जाए k, और उसके बाद कॉस पाई बाई 2 माइनस के यहाँ पर हो गया h, और अपान में हो जाएगा पाई माइनस का 2 और x के स्थान पर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस के यहाँ पर हो जाएगा h हो जाएगा। और लिमिट दोनों तरफ में ले लेंगे तो लिमिट आ जाएगी यहाँ पर h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगी हमारे लिमिट h टेंड्स टू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगी। उसके बाद क्या कर सकते हैं इसमें, तो देखिए इक्वल टू में आ जाएगा ये हमारा, देखिए कॉस 90 माइनस एच लिखा, और हमें मालूम कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा होता है। तो लिमिट ये आ जाएगा h टेंड्स टू 0, और उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा बराबर h बराबर क्या हो जाएगा साइन h, और अपान में यहाँ पर क्या हो जाएगा कितना पाई, और इस 2 का जब अंदर हम गुणा करें तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर पाई, और उसके बाद माइनस, ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और 2 का जब h में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2h आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2h। तो उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, और उसके बाद की साइन h, और अपान में आ जाएगा पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 2, और उसके बाद बचा यहाँ पर h। देखिए अगर लिमिट वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 0, साइन 0 का मान होता है 0, और 0 के से गुणा करेंगे तो अंश हमारा हो जाएगा पूरी तरह से 0, और यहाँ पे h के स्थान 0 रखेंगे 0 इंटू में 2 तो 0, तो 0/0 आ जाए, और 0/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होती है, तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसको जो है लिमिट का मान रखेंगे। तो देखिए हमें मालूम है, हमने आपको बताया है कि लिमिट होता है x टेंड्स टू 0 और साइन x अपान x इक्वल टू होता है हमारा 1 होता है। तो जो कोड यहाँ पर वही अगर उसका बटे में भी हो तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर h है, इसके बटे में h है, तो अगर इस साइन h के बटे में हम क्या रख दें, ये h रख दें, तो इसका मान कितना हो जाए ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। और k बाई 2 ये तो हमारी संख्या है, यहाँ तो हमें h का मान रखना नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k बाई 2 और उसके बाद लिमिट ये h टेंड्स टू आ जाएगा 0 और इसके बाद साइन h
और अपान में हो जाएगा यहाँ पर h, तो k/2 और इसके बाद इसका मान कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1। तो लिमिट यहाँ पर हो जाएगा x टाइम्स टू जी ये x टाइम्स टू π/2 और इसके बाद माइनस fx इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास कितना k/2, ये हो जाएगा हमारा k/2 आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमारा कितना आया k/2। अगर राइट हैंड लिमिट का मान हम ज्ञात करेंगे तो इसी फंक्शन पर, इसी फलन पर हमारा राइट हैंड लिमिट का भी मान आएगा और राइट हैंड लिमिट का भी मान कितना आएगा k/2 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर जहाँ पे ये हमने रखा π/2 माइनस के h रखा वहाँ प्लस कर देंगे, तो यहाँ π/2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाए π/2 प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका मान भी कितना हमें प्राप्त होगा k/2 ही प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हमको दे दिया गया था कि π/2 पर जो भी फलन हमारा दिया गया है वो क्या है, उन बिंदुओं पर सतत फलन। अब सतत फलन है तो उसकी फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इन तीनों के मान क्या होते हैं, बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए इसका भी मान हमको पता, इनका भी मान हमें पता और दोनों क्या है, बराबर है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर कितना कि f π/2 और इसके बाद इक्वल टू रखेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसका मान आया हुआ कितना, π/2, यहाँ पर इसका मान आया हुआ है 3 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया है k/2 आया है। तो इस 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो k का मान आ जाएगा, 2 का 3 में गुणा होगा 2 3 6, तो ये k का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 6। तो अगर यहाँ पर हम k के स्थान पर 6 रख दें तो ये हमारा फलन जो है x इजिकल टू π/2 जो बिंदु दे दिया गया, उस बिंदु पर दिया गया फलन हमारा जो है सतत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 26 नंबर जो है क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसका 27वां नंबर जो क्वेश्चन हमको दिया गया उसमें भी सेम इसी प्रकार से आपको लगाना है कि k(x²) यदि x लेस देन r इजिकल टू यहाँ पे 2 दे दिया गया है और उसके बाद दिया है 3 यदि x इज़ ग्रेटर देन यहाँ पे 2 दे दिया है। तो क्या क्वेश्चन हमको दिया गया यहाँ पर, इसमें ही समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हमको दे दिया गया, fx इजिकल टू दे दिया गया यहाँ पर कि x² और उसके बाद कह रहा था हमसे कि यदि x लेस देन r इजिकल टू 2 और उसके बाद 3 यदि यहाँ दे दिया x इज़ ग्रेटर देन यहाँ पर 3। तो देखिए x बड़ा है 3 पर हमको चेक करना है। तो x 3 से बड़ा है, अगर लिमिट वैल्यू से हमारा क्या हो, x बड़ा हो तो वो होता है हमारा राइट हैंड लिमिट के लिए होता है। तो यहाँ पर हमको दिया है लिमिट x टाइम्स टू 3 प्लस का मान दे दिया, fx इजिकल टू दे दिया गया यहाँ पर 3 दे दिया गया। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर f π/2 का मान 3 दे दिया था, उसी प्रकार राइट हैंड लिमिट का मान कितना दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि x² ये हमको दे दिया x² यदि x लेस देन r इजिकल टू यहाँ पर 2 दे दिया गया। मतलब ये फलन किसके लिए लगेगा, अगर x बराबर 2 है और x छोटा है 2 से यहाँ पे, तो ये फलन हमारा 2 से छोटा भी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही काम करेगा और फंक्शनल वैल्यू जब ज्ञात करेंगे फलन का मान तब भी यही फलन यहाँ पर लगेगा। तो fx इजिकल टू दे दिया गया यहाँ पर कितना x²। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ना लगाकर अगर फलन का मान निकाल लिया जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका मान दे दिया गया है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर k भी लिखा हुआ, k यहाँ पर लिख लीजिए, k(x² था यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा ये k। तो x बराबर जब इसमें 3 रखेंगे, रखने पर तो ये आ जाएगा हमारा f3 इजिकल टू k और इंटू हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो f3 इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर 9k आ जाएगा। इन दोनों को हम इक्वल करेंगे, तो इन दोनों को इक्वल करने पर हमको कितना प्राप्त होगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा f और उसके बाद 3 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मान है कितना आया, 9k आया हुआ है। इसका मान कितना आया हुआ है, राइट हैंड लिमिट का मान 3। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तरह की 9, तो k बराबर हो जाएगा 1/3। तो इस जो हमारा क्वेश्चन नंबर दे दिया 27 नंबर, तो उसको इस प्रकार से हम क्या करेंगे, लगाएंगे यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से 28 नंबर भी आपको लगा लेना है। यहाँ पर x लेस देन r इजिकल टू यहाँ पाई दे दिया गया है, तो पहला जो फलन होगा उस पर फलन का मान ज्ञात किया जाएगा और लेफ्ट हैंड लिमिट भी पहले ही फलन पे लगेगी। और उसके बाद x इज़ ग्रेटर देन पाई दे दे, तो दूसरा फलन दे दे fx इजिकल टू cos x दे दिया गया है, तो उस पर क्या करेंगे, हम लगाएंगे राइट हैंड लिमिट लगाएंगे उसके बाद। तो इसमें से हम क्या कर लेंगे, फलन का मान या लेफ्ट हैंड लिमिट को बराबर कर लीजिए। तो देखिए फलन का मान
और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के मान सेम आएंगे। और उसके बाद जो राइट हैंड लिमिट का वो थोड़ा डिफरेंस आएगा यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फलन का मान राइट हैंड लिमिट के लिए बराबर कर लीजिएगा और यहाँ से आपको जो है के का मान प्राप्त हो जाएगा। ऐसे 29वां नंबर भी क्वेश्चन लगेगा। तो ये क्वेश्चन जो है 28 नंबर और 29 नंबर ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर इसका जो है यहाँ पर 30वां नंबर क्वेश्चन हमको क्या यहाँ पर दे दिया गया, हमसे कह रहा है कि ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि f(x) इक्वल टू हमको यहाँ पर दे दिया गया है द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन हो। ए और बी का मान हमको ज्ञात करना है। ए और बी के स्थान पर कौन सी वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए जिससे दिया गया फलन हमारा सतत हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि ए और बी के कुछ मान होंगे जिनके लिए दिया गया फलन हमारा जो है वो सतत है। ठीक है, तो कैसे यहाँ ज्ञात किया जाए। अब कौन कौन से बिंदु, देखिए यहाँ पे 2 भी दिया, उसके बाद 10 भी दिया है। तो 2 के लिए हम इसका फलन का मान भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान निकाल सकते हैं और राइट हैंड लिमिट के लिए भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 पर सतत यहाँ पर चेक किया जा सकता है और हमको दिया भी यहाँ पर, और 10 के लिए इसी प्रकार से देखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर देखेंगे x बराबर 2 पर। ठीक है, x बराबर 2 पे हमको दोनों ही बिंदुओं पर दिया गया फलन, यहाँ पर जो दिया गया वो फलन हमारा सतत है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि दिया है x बराबर 2 पर फलन सतत है। ठीक है, ये हमारा सतत है। तो क्या हो जाएगा, तो f2 का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और उसके बाद राइट हैंड लिमिट के मान, ये तीनों ही क्या होंगे, हमारा बराबर होगा। अब f(x) इक्वल टू x बराबर कहाँ पे 2 डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ पे, तो जहाँ x बराबर जो है 2 के हो, तो x देखिए बराबर यहाँ पर 2 है लिखा, तो यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, f2 का मान हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो फलन का मान 2 पर कितना प्राप्त होगा हमको 5 प्राप्त होगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ कहीं पर x तो है नहीं, तो x का मान रखना ही नहीं यहाँ पर, तो इसको डायरेक्ट हम रख रहे हैं। लिमिट ये हो जाएगी हमारी कितनी, x टेंड्स टू 2 माइनस f(x) का मान कितना प्राप्त होगा, यही पहला फलन 5 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट के लिए फलन हो जाएगा हमारा, देखिए x यहाँ पे 2 से बड़ा है तो ये वाला हो जाता है f(x) इक्वल टू हमको दे दिया गया है ax प्लस का b दे दिया गया। तो इसमें देखिए x है तो इसका मतलब x के स्थान पे हमको रखना है मान। तो क्या किस पर चेक करना था, हमको 2 पर चेक करना है। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, हम कोई नगण्य मान को जोड़कर हमेशा लिखा जाता है, जहाँ पे h इक्वल टू क्या होता है 0, तो लिमिट आ जाएगी यहाँ पर h टेंड्स टू 0 और f2 प्लस का h इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर a और 2 प्लस का h प्लस का यहाँ पर b और लिमिट यहाँ पर ले लेंगे h टेंड्स टू, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा b लिखा है और ये हमारा क्या है h लिखा है। अब देखिए लिमिट का मान डायरेक्ट आप रख सकते हैं, h के स्थान जब हम 0 रखेंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x) इक्वल टू। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनके स्थान पे हम क्या ये लिख सकते हैं और उसके बाद क्या हो जाएगा इक्वल टू में a और h के स्थान 0 हो गया, तो 0 प्लस का 2 लिमिट का मान रख देंगे यहाँ 0, तो 2 प्लस का 0 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा और ये आ गया 2a और प्लस का b हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और फंक्शनल वैल्यू इनके दोनों के मान क्या है बराबर है, तो किसी को भी इक्वल कर लीजिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू यहाँ पर f2 फलन के किसी दोनों के मान बराबर, चाहे राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट कर लीजिए और चाहे राइट हैंड लिमिट बराबर f2 कर लिए, तो कितना आ जाएगा 2a प्लस का b इक्वल टू, इसका मान कितना दिया है 5 दे दिया गया, तो ये हो जाएगा हमारा 5। इसको मान लेंगे एक समीकरण नंबर फर्स्ट नंबर, तो 2 पर एक समीकरण हमारा बन गया। अब उसके बाद बिंदु 10 पर देख लेते हैं, तो x बराबर 10 पर ये भी इस बिंदु पर भी हमारा फलन क्या है सतत है, तो x बराबर 10 पर फलन सतत है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा सतत है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि f10 और उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और उसके बाद इसका राइट हैंड लिमिट, इन तीनों के मान जो होंगे बराबर होंगे। तो f10 का मान कितना आएगा, जहाँ पर x 10 के बराबर हो वही हमारा होगा फंक्शनल वैल्यू, उस पर हम निकालेंगे। तो कहाँ पर बराबर है, तो x बराबर यहाँ 10 दिख रहा है, तो इसका मान कितना होगा 21 होगा। तो यहाँ क्योंकि x के साथ यहाँ 10 रखें तो f10 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 21 आ जाएगा।
उसके बाद इस पर हमको इसी पर हमको राइट हैंड लिमिट भी निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट का भी मान 21 होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कहाँ पाएगा, x छोटा है 10 से, तो ये वाला फलन हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, fx इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर ax प्लस का हो जाएगा b। x बराबर हमको 10 पर चेक करना था, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या किया जाता है, कोई नगन मान को घटा देते हैं, जो क्या होता है हमारा छोटा, ये इक्वल टू होता हमारा 0 के। अब उसके बाद रख दीजिए इसमें मान, तो ये हो जाएगा लिमिट हमारी h टेंड्स टू 0 और f 10 माइनस का h इजिकल टू में आ जाएगा यहाँ पर लिमिट हमारी h टेंड्स टू 0 और a 10 माइनस h और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर b हो जाएगा। h के स्थान जब हम 0 रखेंगे तो 10, ये हो जाएगा a 10 माइनस 0 प्लस का b, तो आ गए हमारे पास 10a प्लस का b आ जाएगा। ये किसका मान है, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx का, इसका मान आया है। उसके बाद देखिए ये हमारे लेफ़्ट हैंड लिमिट और ये फंक्शनल ये दोनों ही बराबर हैं, तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इजिकल टू f10 के मान, ठीक है। तो इसका लेफ़्ट हैंड लिमिट कितना है f10 के लिए, तो ये हमारा 10a प्लस का b और ये कितना आया हमारा 21 आया, तो यहाँ रख देंगे 21। समीकरण नंबर ये बन गया हमारा 2 बन गया। अब पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को हल कर लीजिए, तो यहाँ पर हमारा a और b के मान आ जाएंगे। तो क्या कर लिया जाए, देखिए समीकरण नंबर अगर हम क्या कर दें, इस 2 से घटा दिया जाए समीकरण नंबर 1 को, क्योंकि यहाँ पे b के गुणांक समान है, इससे इसको घटाएंगे तो b से b कट जाए, a का मान आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 10 और उसके बाद a प्लस का b बराबर 21 और ये हो जाएगा 2a प्लस का b बराबर हो जाएगा 5। तो घटाने पर हमेशा चिन्ह बदल जाते हैं, तो इनसे कट जाएगा, 10a में से 2 घटा देंगे बचेगा 8 है और 21 में से जब हम 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 16। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो a का मान आ जाएगा यहाँ पर 2। अब a का मान हमको यहाँ पर 2 प्राप्त हो गया। b का मान कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे किसी एक समीकरण, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए a का मान, तो b का मान आ जाएगा, समीकरण नंबर यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में a बराबर 2 रखने पर, ये आगे लिख दीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 और a के स्थान पर हो जाएगा 2 प्लस का b बराबर में 5 लिखा हुआ है, तो 2 दूनी हो गया 4 प्लस का b बराबर 5, तो b बराबर आ जाएगा 4 उधर लेकर जाए तो 5 में से 4 निकल जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। तो यही हो गया, a का मान हो जाएगा यहाँ पर 2 और b का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर इस फलन में हम a और b के मान दोनों के मान हम रख दिए तो इन बिंदुओं पर x बराबर 2 पर और x बराबर 10 पर क्या हो जाएगा, हमारा दिया गया फलन जो है वो सतत आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमें इनके मान जो है ज्ञात करने के लिए कह रहा था, ये दोनों मान हमारे जो है इस प्रकार से ज्ञात हो जाएंगे। उसके बाद जो है हमारा 31वां नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, कह रहा है दर्शाइए कि fx इजिकल टू दे दिया गया है cos x स्क्वायर द्वारा प्रभाषित फलन एक संतत फलन है। 31 नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया यहाँ पर कि fx इजिकल टू दे दिया गया हमें cos x स्क्वायर द्वारा प्रभाषित फलन एक संतत फलन। देखिए कोई बिंदु पर तो हमको यहाँ पर कह नहीं रहा है, तो हम बिंदु क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि मान लेंगे कि कोई अल्फ़ाबेट, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में पिछले वीडियो हमने पढ़ा था, हम क्या करते थे के कोई ले लेते थे यहाँ पर कि के कोई वास्तविक संख्या या ए मान लेते थे, वास्तविक संख्या है या फिर पूर्णांक है, कुछ भी मानकर जो है उस पर हम चेक करते थे। अगर उस बिंदु पर हमारा जो है दिया गया फलन कि फलन का मान और लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट तीनों के मान बराबर आ जाते थे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि दिया गया फलन हमारा सतत है। तो यहाँ पे x बराबर के मान लीजिए, वैसे भी लगा दें, क्या आ जाएगा एफ के का मान आएगा, फलन का मान cos के स्क्वायर आ जाएगा, लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान उतना ही आएगा, राइट हैंड लिमिट का भी मान उतना आएगा। तो उस तरीके से भी आप क्वेश्चन लगा सकते। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने उन विधियों पर बता दिया है, आज जो है कुछ जो है अलग जो है इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखो हमने आपको जो है पहले इसके वीडियो में बताया था कि अगर कोई दो फलन जो हमारे सतत होते हैं तो उनका योग भी सतत होता है, उनका अंतर भी सतत होता है, उनका गुणा भी सतत होता है, उनका भाग भी सतत होता है, बस हर जो है हमारा 0 को एक पल में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे कि कोई दो फलन हैं जो क्या है सतत हैं। अब दो सतत फलन का जो गुणा और उसके बाद जोड़ और घटाव क्या होता है, हमेशा जो है सतत होता है। तो कैसे इसको लगाएंगे, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोले दे रहे हैं कि
यहाँ पर gx और fx कोई दो सतत फलन हैं, ठीक है, gx और hx कोई दो सतत फलन हैं, जहाँ पर हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि मानना, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर gx का मान g और उसके बाद x का मान कितना हो जाएगा, इसको हमने मान लिया cos x मान लिया, और उसके बाद hx का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, hx इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ठीक है, ऐसे यहाँ पर मान लिया जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर तो इनका जो है g ऑफ h और उसके बाद hx इजिकल टू क्या होता है, इसको क्या लिखा जा सकता है g, और ये यहाँ पे ऑफ इसको बोलते हैं, इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पे ब्रेकर लग जाता है, तो ये हो जाएगा, ऐसे हम ब्रेकर लगा सकते हैं h और उसके बाद x, इतना हो गया, ठीक है। इसको बोला जाता है g और h का सम्मिलन यहाँ पर, ठीक है, और या फिर प्रोडक्ट। तो g और hx क्या हो जाएगा यहाँ पे, h x के स्थान रखेंगे कितना, x स्क्वायर रखेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे x था तो यहाँ पे कितना x लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे कितना आ गया, x आ गया। अगर यहाँ पे स्क्वायर कर दे x स्क्वायर तो यहाँ पे कितना हो जाए, x स्क्वायर हो जाए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे cos x स्क्वायर आ जाएगा, और cos x स्क्वायर था कितना हमारा, fx था यहाँ पर, तो ये इनके स्थान पे हम लिख सकते हैं fx लिख सकते हैं। तो g ऑफ h x इजिकल टू क्या हो गया यहाँ पर fx आ गया। तो g और h हम तो मान के चले थे कि ये दोनों ही फलन हमारे क्या हैं, सतत फलन हैं, तो दो सतत फलनों का यहाँ पे गुणा क्या हो जाएगा, g और h, ये हमारा क्या होगा, fx के बराबर आ गया। इसका मतलब fx भी हमारा क्या है, एक सतत फलन, इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं। उसके बाद इसका 32वां नंबर क्वेश्चन कैसे हम यहाँ पर लगाएंगे, तो जैसे कि हमको दे दिया गया यहाँ पर fx इजिकल टू दे दिया गया है यहाँ पर कि cos, उसके बाद दे दिया गया mod x दे दिया गया। अब cos mod x यहाँ पर दे दिया गया, तो फिर से वही यहाँ लिख दिया कि मानना कि gx और hs कोई दो सतत फलन है, जहाँ मान लेंगे कि मानना कि gx इजिकल टू क्या मान लिया जाए, तो gx इजिकल टू हमने मान लिया यहाँ पर cos x मान लिया, और hx इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर mod x हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। देखिए कैसे यहाँ पे मानते हैं, इसमें कैसे हमने मान लिया, hx का मान कैसे मान लिया, gx का मान क्या मान लिया। देखिए जो x के स्थान लिखा हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है, तो x वाले जितने भी यहाँ पर होंगे, x वाला जितना भी मान होगा यहाँ पर उसको hx कर लीजिए, और बाकी बचा हुए को जो है क्या कर लेंगे, हम gx मान लेंगे। तो क्या आ गया यहाँ पर, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, ठीक है, तो इसको हमने hx मान लिया, और बचा हुआ बचा cos बचा है, तो cos और cos अकेला तो होता नहीं यहाँ पर, अनुपात मतलब यहाँ पर अगर इसका कोण नहीं तो अनुपात का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, तो इसके लिए क्या कर लेंगे, इसके साथ में ले लेंगे हम x ले लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए cos mod x लिखा हुआ है, तो ये जो x वाला जितना भी लिखा इसको hx करिए, और उसके बाद बाकी वाले क्या करेंगे, हम gx यहाँ मान लेंगे, फिर से यहाँ पर निकालेंगे, तो g ऑफ hx इजिकल टू यहाँ पे इसको लिखा g ऑफ, ये ऐसे इसको लिखा जा सकता है hx। अब उसके बाद तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा g, और hx का मान रखेंगे यहाँ पर mod x रखेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे x था, यहाँ पे x, अगर यहाँ mod लिख दिया जाए तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा cos, उसके बाद mod x, और ये कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास fx आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो g ऑफ hx, यहाँ पे g भी और h भी दोनों सतत फलन थे, तो इन दोनों का गुणा भी क्या होगा हमारा, कितना है, fx के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब fx भी हमारा क्या सतत फलन है यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से अगला नंबर भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, इसका 33वां नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर में क्या करना है यहाँ पर, सेम उसी प्रकार से इसको मान लिया हमने fx बराबर मान लिया कि कितना साइन, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, mod x हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, अब आप लोग समझ गए होंगे hx के स्थान पर क्या मानना है और gx के स्थान पर क्या मानना है। जो x लिखा हुआ है उस पूरे x वाले को हम क्या करेंगे, मान लेंगे hx मान लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हो x + 1 लिखा हो, तो hx को हम क्या करेंगे, x + 1 मान लेंगे। अगर यहाँ पे 2x लिखा हुआ x के स्थान पे, तो hx हमारा क्या होगा, 2x होगा, और बाकी के जितना भी अनुपात है वो हमारा हो जाएगा gx हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से कि माना यहाँ पर कि gx और hx दो सतत फलन हैं, तो यहाँ पर gx का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर gx बराबर हमारे पास आ जाएगा sin x आ जाएगा,
और उसके बाद hx बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर mod x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सेम उसी प्रकार जैसे ये क्वेश्चन हमने लगवाया था, इसमें cos था उसमें sin, बस इतना ही अंतर है, इसको जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद 34वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या हमको दे दिया गया है कि fx इज इक्वल टू दे दिया गया mod x और प्लस का माइनस का दे दिया गया यहाँ पर mod x प्लस का 1 दे दिया गया है। तो कैसे लगा, कह रहा द्वारा परिभाषित फलन f के सभी अशांतत्व के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अशांतत्व के बिंदुओं को हमको यहाँ पर ज्ञात करना, क्या किसी बिंदु पर दिया गया फलन यहाँ पर क्या असतत है कि नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे हम ज्ञात करें, अब कोई बिंदु तो हमको नहीं दिया है तो हम यहाँ मान लेंगे कि कोई बिंदु मान लीजिए, या फिर जो फलन हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे इसका पहला पद है mod x दे दिया गया, दूसरा पद इसका दे दिया गया mod x प्लस 1 दे दिया गया। तो अगर यहाँ mod ना लगा होता तो ये क्या हो जाता, और यहाँ पे mod ना लगा होता तो x से कैंसिल हो जाता, बचेगा 1 बचेगा। तो ये 1 क्या हो जाता, ये fx इक्वल टू अगर 1 बचता है यहाँ पर तो ये सतत फलन कहलाता है। या फिर अगर मान लेते यहाँ पर, इससे पहले फिलहाल हम बता चुके हैं कि fx इक्वल टू लिखा होता है x प्लस का 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये x प्लस 1 जो यहाँ पर लिखा, ये क्या है, एक बहुपदीय फलन है, ठीक है। ये क्या है, एक बहुपद, क्योंकि जो यहाँ पर चर है उसकी घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे जो क्या x नहीं है तो यहाँ पे x की घात 0 हो जाए, तो 0 भी क्या एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो इसकी घात जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, तो दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन, और प्रत्येक बहुपदीय फलन हमारा क्या होता है, सतत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर mod इसमें ना भी लगा होता तो ये हमारा क्या हो जाता, ना लगा होता तो ये हमारा हो जाता है एक बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलन प्रत्येक बिंदुओं पर क्या होता है, सतत होता है, ठीक है। अब mod लगा है तो जैसे बहुपदीय फलन जो है हमारा सतत फलन होता है हमेशा, उसी प्रकार से मॉडुलस का फलन जो भी होते हैं वो हमेशा जो है सतत होते हैं। तो ये जैसे हमारा दिया गया है, मान लेंगे जैसे कि मानना कि gx इक्वल टू पहले वाले पद को मान लिया gx और दूसरे वाले पद को मान लिया हमने hx मान लिया यहाँ पर, तो ये है x प्लस 1। अब इसका मान यहाँ पर रखेंगे तो fx इक्वल टू आ जाएगा gx आ जाएगा और माइनस का हो जाएगा hx हो जाएगा। तो दो सतत फलनों का अंतर हमने बताया था सतत होता। अगर ये फलन हमारा gx अगर मान लिया जाए gx और hs दोनों सतत फलन हैं तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, हमारा एक सतत फलन कहलाएगा यहाँ पर। तो दो सतत फलनों का अंतर क्या होता है, सतत होता है। तो दो यहाँ पे दोनों फलन का अंतर किसके बराबर, fx के बराबर आ रहा है। तो अगर ये दोनों लोग सतत हैं तो इनका जो अंतर आया किसके बराबर, fx बराबर, तो fx भी हमारा क्या होगा, एक सतत होगा। ऐसे आप लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे कि gx और hx दोनों ही सतत फलन हैं, तो दो सतत फलनों का अंतर हमेशा सतत होता है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि पहला पद mod x एक मॉडुलस का फलन है और दूसरा पद जो दिया है mod x प्लस 1 एक मॉडुलस का फलन है। तो मॉडुलस का फलन हमेशा जो है एक सतत फलन होता है, ठीक है। तो इसलिए fx हमारा एक सतत फलन होगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। तो आगे की जो है एक्सरसाइज के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।